झारखंड की धरती के नीचे देश की ऊर्जा की सबसे बड़ी खान है। यहां से निकलता है वह कोयला जो दिल्ली की बिजली बनाता है, मुंबई की फैक्ट्री चलाता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को रोशन रखता है। लेकिन इसी कोयले की धरती पर बसा राज्य झारखंड हर साल केंद्र सरकार से अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के दरवाजे खटखटाता नजर आता है। 16 जुलाई 2026 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर केंद्रीय कोयला मंत्रालय से गुहार लगाई। वही मांग जो पिछले 2 साल से बार बार दोहराई जा रही है। सवाल यह है, आखिर झारखंड का यह हक कौन दबा रहा है और फिर क्यों? आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। केंद्र सरकार और कोल इंडिया पर झारखंड का कुल बकाया 1.36 लाख करोड़ आंका गया है। यह कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं, बल्कि 3 अलग अलग मदों को जोड़कर बना एक ठोस हिसाब है। पहला और सबसे बड़ा हिसाब है भूमि मुआवजे का, करीब 1,01,142 करोड़। यह वह पैसा है जो खनन के लिए ली गई जमीन के बदले राज्य और स्थानीय निवासियों को मिलना चाहिए था, लेकिन सालों से लंबित पड़ा है। दूसरा हिसाब है कॉमन कॉज मामले से जुड़ा। कॉमन कॉज मामले से जुड़ा बकाया है लगभग 32,000 करोड़ रुपए का, जो अवैध खनन और अनियमितताओं से जुड़े एक सुप्रीम कोर्ट मामले से निकला है। तीसरा और अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है वर्स्ट कोल रॉयल्टी का बकाया, करीब 2500 करोड़, जो कोयला साफ करने की प्रक्रिया के बाद तय रॉयल्टी दर से जुड़ा विवाद है। दिसंबर 2024 में झारखंड सरकार ने इस पूरे मसले को सिर्फ जुबानी मांग तक सीमित नहीं रखा। इसके लिए औपचारिक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके बाद मार्च 2026 में केंद्र और राज्य के बीच एक संयुक्त समिति भी बनाई गई ताकि सटीक आंकड़ों पर सहमति बन सके। लेकिन 1.5 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी यह मामला अंतिम निपटारे से कोसों दूर है। इस बकाये की एक और परत है, वह जमीन जिस पर खनन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन जिसे ना तो ठीक से बहाल किया गया है, ना राज्य को वापस सौंपा गया है। हेमंत सोरेन खुद इस बात को कई बार सार्वजनिक मंचों पर पब्लिकली कई बार उठा चुके हैं कि ऐसे परित्यक्त जमीनों पर अक्सर अवैध खनन शुरू हो जाता है, जिससे न सरकार को राजस्व मिलता है, न स्थानीय समुदाय को कोई लाभ मिलता है। अगर आप इसे सिर्फ एक राज्य और कोयले तक सीमित माने तो असली तस्वीर कहीं पीछे छूट जाएगी। यह विवाद दरअसल भारत के पूरे संघीय ढांचे माने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय रिश्ते के एक बड़े संकट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फरवरी 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की थी। डॉक्टर अरविंद पानगढ़िया की अध्यक्षता में तैयार इस रिपोर्ट का काम यह तय करना था कि केंद्र सरकार अपने टैक्स राजस्व का कितना हिस्सा राज्यों के साथ साझा करेगी और यह हिस्सा 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए लागू होगा। 18 राज्यों ने मिलकर मांग रखी थी कि यह हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% की जाए, लेकिन आयोग ने इसे उसी पुराने स्तर यानी कि 41% पर बनाए रखा। इसका मतलब है कि पिछले 5 सालों में 5 वर्षों में जो असंतोष राज्यों के अंदर बढ़ा था, राज्यों में बढ़ा था, उसे दूर करने के बजाय आयोग ने यथास्थिति बनाए रखने का ही रास्ता चुना। लेकिन असली पेच इससे भी जरा गहरा है। केंद्र सरकार जो सेस यानी कि उपकर और सरचार्ज वसूलती है, वह संविधान के तहत राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले डिविजिबल पुल यानी कि वितरण योग्य कर कोष का हिस्सा नहीं माना जाता। यह पूरी तरह केंद्र के पास ही रहता है और यह हिस्सा अब कोई मामूली रकम नहीं, केंद्र सरकार की कुल सकल कर वसूली का करीब 23% सेस और सरचार्ज से आता है। सीधे शब्दों में कहें तो जैसे जैसे केंद्र अपनी कमाई का यह हिस्सा बढ़ाता गया है, राज्यों के हिस्से में आने वाला साझा करने योग्य हिस्सा उसी अनुपात में सिकुड़ता गया है। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी वह अनुदान जो राजस्व घाटे से जूझ रहे कमजोर राज्यों को दिया जाता था, उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। जिन राज्यों की अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर है, उनके लिए यह एक और बड़ा
झटका साबित हुआ है। आयोग ने इस बार अपने फॉर्मूले में एक नया मापदंड जोड़ा। कौन सा मापदंड? जीडीपी योगदान। सुनने में यह मापदंड निष्पक्ष लगता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगता है, अच्छा है, क्योंकि यह हर राज्य के आर्थिक उत्पादन को आधार बनाता है। लेकिन व्यवहार में इसका असर बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। जो राज्य पहले से औद्योगिक रूप से आगे हैं, जहां बड़े उद्योग, सेवा क्षेत्र और शहरीकरण ज्यादा हैं, उन्हें इस फॉर्मूले से ज्यादा फायदा मिलता है। वहीं झारखंड जैसे राज्य जो अपने प्राकृतिक संसाधनों कोयला, लोहा, बॉक्साइट के दम पर पूरे देश के औद्योगिक और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन खुद सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में बेहद पीछे हैं, उनका हिस्सा और घटता चला जाता है। दरअसल यही वह विडंबना है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, सेंटर में है। जिस राज्य की जमीन से देश की ऊर्जा निकलती है, उसी राज्य को अपने ही हक के लिए हर साल दिल्ली में गुहार लगानी पड़ती है। यह टकराव अब सिर्फ बैठकों और मांग पत्रों तक सीमित नहीं रहा, यह अदालतों तक पहुंच चुका है। केरल ने संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें राज्यों की उधार लेने की सीमा तय करने के केंद्र के अधिकार को चुनौती दी गई। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ के सामने विचाराधीन है और इसका फैसला आने वाले सालों में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की दिशा तय कर सकता है। तो झारखंड ने भी यही रास्ता अपनाया। दिसंबर 2024 में राज्य सरकार ने कोयला बकाया वसूलने के लिए औपचारिक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके समानांतर नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रपति संदर्भ पर अपनी राय देते हुए यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोककर नहीं रख सकते। यह फैसला भी दिखाता है कि केंद्र राज्य संबंधों में संवैधानिक व्याख्या को लेकर टकराव कितना गहरा हो चुका है। तो झारखंड अकेला राज्य नहीं है जो इस समस्या से अकेले जूझ रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी खनिज संपदा से भरपूर हैं, लबरेज हैं, लेकिन इसी तरह की शिकायतें करते रहते हैं कि उनकी जमीन से निकलने वाले संसाधनों का लाभ केंद्र और निजी कंपनियों को ज्यादा मिलता है, जबकि स्थानीय समुदाय को अपेक्षाकृत कम हिस्सा मिलता है। यह पैटर्न बताता है कि यह समस्या किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी की राजनीति तक सीमित या महदूद नहीं है। यह भारत के संघीय ढांचे की एक संरचनात्मक खामी है जो दशकों से चली आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि यही राज्य अक्सर देश के सबसे पिछड़े मानव विकास सूचकांकों में गिने जाते हैं। हम जैसे राज्य, यानी जो राज्य देश को कच्चा माल और ऊर्जा देते हैं, वही राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के मामले में सबसे पीछे खड़े मिलते हैं। यह विरोधाभास अर्थशास्त्रियों के बीच रिसोर्स कर्स यानी संसाधन अभिशाप की बहस से भी जुड़ता है, जहां प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत सही नीतिगत ढांचे के अभाव में विकास की बजाय असमानता को बढ़ावा देती है। तो यह पूरी बहस भले ही आंकड़ों और कानूनी भाषा में उलझी दिखे, लेकिन इसका असर बिल्कुल जमीनी स्तर पर ग्राउंड पर पड़ता है। जो पैसा झारखंड को नहीं मिल रहा, वह राज्य के स्कूलों की इमारतों, अस्पतालों के संसाधनों, ग्रामीण सड़कों और पेयजल योजनाओं में लगना था। जब केंद्र से मिलने वाला हिस्सा सीमित होता है ना, तो राज्य सरकार के पास अपने ही नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए सीमित विकल्प बचते हैं। यही कारण है कि यह सिर्फ झारखंड बनाम केंद्र की राजनीतिक लड़ाई यानी पॉलिटिकल वॉर नहीं है। यह एक संवैधानिक और आर्थिक सवाल है जो तय करता है कि संसाधन संपन्न लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को न्याय संगत हिस्सा मिलेगा या फिर नहीं। 1.36 लाख करोड़ का बकाया, 41% की सीमित हिस्सेदारी, 23% शेष जो साझा पुल से बाहर है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों। ये झारखंड के हर उस स्कूल, अस्पताल और सड़क की कहानी है जिसका पैसा कहीं दिल्ली और रांची के बीच फाइलों में अटका पड़ा है। अगली बार जब कोई यह कहे कि झारखंड जैसे राज्य पिछड़े हैं, तो ये जरूर याद रखिए कि यह पिछड़ापन किस्मत का नतीजा नहीं, बल्कि एक अधूरे हिसाब किताब का नतीजा है। और जब तक यह हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक यह सवाल बना रहेगा, आपके राज्य का हक आखिर
कौन दबा रहा है? तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, मुख्तलिफ हवालों से बार बार यह सवाल हम सबके बीच आता है, कई बार दिल्ली से, कई बार अपने ही राज्य में और कई बार पड़ोसी राज्यों में हमसे पूछा जाता है कि झारखंड इतना संसाधन संपन्न होने के बावजूद अलग अलग सूचकांकों में, सामाजिक असमानता में, वित्तीय असमानता में इतना पिछड़ा क्यों है? हमारे यहां इतना पिछड़ापन क्यों है? तो जब भी आपके समक्ष यह सवाल आए तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस इस वीडियो को सेव कर लेना है और जो सवाल पूछे उसके व्हाट्सएप में इस वीडियो को भेज देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप तक भी आप इसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमने आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में आपको बताने की भरसक कोशिश की है कि दरअसल हम संसाधन संपन्न होने के बावजूद इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि दिल्ली और रांची के बीच लगातार फाइलों में लड़ाइयां चल रही हैं और ये लड़ाई अनवरत जारी है, लेकिन आज तक इसका निष्कर्ष नहीं निकल सका। इसलिए हम संसाधन संपन्न होने के बावजूद इस झारखंड के गर्भ में, झारखंड की कोख में इतने कोयला होने के बावजूद, अलग अलग मिनरल होने के बावजूद, मिनरल रिच स्टेट होने के बावजूद हम इतने पिछड़े क्यों हैं? इन सब का जवाब आपको आज की इस एक्सप्लेनर वीडियो में मिल गया होगा। तो आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और मनीष। इस कंटेंट को लिखा है झारखंड व देश के वरिष्ठ पत्रकार शशि सिंह सर ने। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अन्य जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं। अगर आप द फोर्थ पिलर पहली दफा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पर तो आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार।